जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 11वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति को समझिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सेकंड नंबर चैप्टर तक पढ़ा दिया था। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है? तो यांत्रिकी भौतिकी का वह मान है जिसके अंतर्गत द्रव्यात्मक मतलब जिसमें द्रव्यमान होता है उस वस्तुओं के गति का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान वाली वस्तुओं के गति का अध्ययन ही यांत्रिकी कहलाता है। जैसे कि आप घरेलू पंखे को देखा होगा, उसमें क्या होता है, तो आप इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें आउटपुट के रूप में क्या होता है, तो उसका पंखा जो पत्ती होता है वह रोटेट होने लगता है, उसमें गति आ जाता है, मोशन आ जाता है, तो उस पंखा से हवा निकलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गति हो रहा है, मतलब यह यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। और जो इसमें ऊर्जा निकल रहा है आउटपुट के रूप में वह यांत्रिकी ऊर्जा होता है। वैसे ही यहाँ पर घरेलू जो विद्युत मोटर होता है, पानी को ऊपर निकालने के लिए यूज होता है, उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हम इनपुट के रूप में देते हैं और जो वो आउटपुट के रूप में निकलता है तो वो क्या होता है, तो आउटपुट के रूप में उसमें भी मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी ऊर्जा निकलता है। यांत्रिक ऊर्जा कैसे निकलता है, उसमें देखते हैं कि एक रोटेटर लगा होता है जो ऐसे गोल गोल रोटेट करता है। वह रोटेट होने से क्या होता है कि उसमें प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर से ही पानी का खिंचाव कैसा होता है, तो ऊपर की तरफ, और पानी ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, निकलने लगता है। तो यह सभी मैकेनिक्स के उदाहरण है जिन सभी वस्तुओं में गति होता है। अब गति की कौन कौन सी, यांत्रिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो यांत्रिकी की फर्स्ट है गतिकी यानी काइनेटिक्स, सेकंड प्रगतिकी ये डायनेमिक्स, और थर्ड है स्थैतिकी स्टैटिक्स। तो इस सबसे पहले हम गतिकी है तो इसके अंतर्गत गति का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है गति। गति क्या होता है, तो जब किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ उसके चारों तरफ वस्तुओं के सापेक्ष बदलता है तो उस वस्तुओं को गति में कहा जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जब किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ बदलेगा ना, तो तब हम उसे गति में कहेंगे, उसका स्थिति समय के साथ। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर वस्तु है एक, ये वस्तु, और ये मान लीजिए 1 घंटा बाद बिंदु बी पर पहुंचे जाता है। 1 घंटा के बाद 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेता है। तो जो इसका सिचुएशन होगा वह समय के साथ 1 घंटा के बाद देख रहे हैं 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, यानी वस्तुओं दोनों चारों तरफ वस्तुओं के सापेक्ष उसका स्थिति बदल गया। अब जो उसके चारों तरफ वस्तु होंगे वे सब अलग अलग वस्तुएं होंगे और पहले जो था वो अलग अलग वस्तुएं थे, यानी इसका स्थिति बदल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, गति में कहेंगे। ऐसे ही विराम रेस्ट में क्या होता है, तो जब किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ उसके चारों तरफ वस्तुओं के सापेक्ष नहीं बदलता है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। अरे यहाँ पर मान लीजिए कि एक वस्तु ए है, यह अभी बिंदु ए पर है, और इस वस्तु को कुछ मान लीजिए फर्स्ट वस्तु, और एक बिंदु बी, छोड़िए बी को नहीं कंसीडर करिए, यहाँ पर एक ही बिंदु का जरूरत है। मान लीजिए बिंदु ए है और इस पे एक वस्तु है या कोई कोई भी वस्तु है, इसे हम नाम देते हैं फर्स्ट। तो इस वस्तु का सिचुएशन मान लीजिए कि अभी यहाँ पर है बिंदु ए पर, 2 घंटा के बाद भी बिंदु ए पर है, 10 घंटे के बाद भी बिंदु ए पर है, 1 दिन के बाद भी बिंदु ए यहीं पर है। तो इसके चारों तरफ वस्तुओं के सापेक्ष इसका स्थिति नहीं बदल रहा है, न ही इसका समय के सापेक्ष कुछ कुछ स्थिति परिवर्तन हो रहा है। वह अभी भी यहीं पर था, 10 घंटे के बाद वहीं पर भी था, 24 घंटे के बाद वहीं पर है। तो उसे हम क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे विराम में कहेंगे। अब गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो काइंड्स ऑफ मोशन की, तो सरल रेखा पर गति जिसे हम एक विमीय कहते हैं, समतल में गति जिसे द्विविमीय कहते हैं, और थर्ड होता है, थर्ड आपका कौन सा है देखिए, तो त्रिविमीय गति जिसे हम त्रियोग में गति कहते हैं। अब जो सरल रेखा पर गति या एक विमीय गति है वो क्या है, तो आप सिंपल से किसी भी रोड या सड़क पर चलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक विमीय गति, मतलब सरल रेखा पर गति।
दूसरा क्या होता है, तो समतल में गति यानी द्विविमीय गति, मतलब आपका 2 डायमेंशनल हो गया। जैसे कि आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपका नियामक बदले, ये है आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, आपका दोनों चेंज हो एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस के वैल्यू में भी, तो हम उसे समतल में गति कहते हैं। और तीसरा है त्रिविमीय गति या त्योगमय गति, इस गति को हम अंतरिक्ष की गति भी कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सरल रेखा पर या एक विमीय गति, इसी को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। उन दो को अभी इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट सरल रेखा पर गति या एक विमीय गति क्या होता है, तो जब किसी वस्तु के स्थिति का केवल एक नियामक समय के साथ बदलता है तो उस वस्तु को एक विमीय गति कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 डायमेंशन होता है, यहाँ पर 3 एक्सिस होता है, एक होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। तो अगर आपका एक एक्सिस किसी एक एक्सिस में चेंज हो अक्ष में, तो उसे हम एक विमीय कहते हैं। अगर दो में चेंज हो तो हम उसे द्विविमीय गति कहते हैं। और अगर तीनों में परिवर्तन हो तो उसे हम त्रिविमीय गति बोलेंगे। तो आपका इसमें सरल रेखा पर गति को अध्ययन करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है दूरी, डिस्टेंस। तो दूरी उसी वस्तु में होता है जो वस्तु गति में होता है, क्योंकि गति में होगा तभी उसका समय के साथ इसका स्थिति परिवर्तन होगा। और अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका स्थिति परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें दूरी नहीं होगा। तो दूरी का परिभाषा क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के कुल पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। अब कुल पथ की लंबाई क्या है, जैसे कि मान लीजिए वस्तु अभी बिंदु ए पर है और कुछ समय के बाद बिंदु बी पर पहुंच गया। अब जो यहाँ पर कुल पथ है, यहाँ पर देख रहे हैं पथ ए से बी के जो पथ है, रास्ता है, उसके लंबाई को हम ही दूरी कहते हैं। दूरी का परिभाषा एक और रूप से लिख सकते हैं, जैसे किसी वस्तु के वास्तविक पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। जो पथ की लंबाई है उसी को हम दूरी बोल देते हैं। अब दूरी के कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स है कि दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसे के निश्चित दिशा नहीं होता है। दूरी शब्द का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ दिशा का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, यह ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन यदि वस्तु गति में नहीं हो तो उसका दूरी शून्य होता है। देखिए, आप कभी भी कहीं जाते हैं तो आप दूरी जितना चलते हैं उसको ऐड करते जाते हैं, मतलब या तो आप विपरीत दिशा में चलिए या सीधी दिशा में चलिए, आप दूरी हमेशा धनात्मक लेते हैं। कभी भी आप नहीं बोलते कि -10 किलोमीटर चले, -20 किलोमीटर चले, इसलिए दूरी हमेशा धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में कभी नहीं होता है। लेकिन शून्य हो सकता है कब, जब वस्तु गतिशील नहीं हो, मतलब विराम में हो, तो शून्य हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यह एक दूरी का ही प्रकार है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट, इसका पहले परिभाषा देखिए, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पटना से दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाना है आपको, मान लीजिए यहाँ पर पटना है और यहाँ पर दिल्ली है। तो जो इसके बीच के न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे कम दूरी वाला रास्ता होगा ना, वही होगा विस्थापन। और जो दूरी हो सकता है, दूरी क्या हो सकता है, तो मान लीजिए ऐसे होकर 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 ऐसे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इसे हम दूरी बोलेंगे। जरूरी नहीं कि इसी को दूरी बोलेंगे, दूरी बोलने के लिए हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको जो शॉर्टेस्ट आपका रास्ता है। लेकिन इसको हम विस्थापन नहीं बोल सकते, सिर्फ विस्थापन हम इसी लाइन को बोलेंगे, इसी लाइन को जो पटना से दिल्ली की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, इसे हम विस्थापन बोलेंगे। और जो मतलब जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट हो, बड़ा भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, वह क्या होता है, तो दूरी होता है। तो विस्थापन का परिभाषा ये होता है, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। कैसे, तो सदिश राशि, इसमें दिशा मालूम होता है। जैसे आपको पटना से दिल्ली जाना है तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट आप रास्ते को चूज करिएगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते को चूज करिएगा, तो यहाँ पर आपको अंतिम बिंदु हमेशा मालूम रहेगा। तो अंतिम बिंदु मालूम रहेगा तभी ना आप शॉर्टेस्ट वे लेंथ को
या पाथ को चूज करिएगा, तो इसलिए इसमें दिशा होता है, इसलिए विस्थापन क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। और विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होता है, दिशा इसका सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब ऋणात्मक शून्य या शून्य कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए बिंदु ए से चलना शुरू करिए और बिंदु ए पर ही आप घूम फिर कर इधर उधर उधर ऐसे चलते हुए, कैसे भी चलते हुए बिंदु ए पर ही पहुंच गए, तो आपके द्वारा चली गई जो विस्थापन होता है वो उसे शून्य माना जाता है, क्योंकि आपका प्रारंभिक स्थिति भी वही हो गया और अंतिम स्थिति भी वही हो गया, इसलिए यहाँ पर विस्थापन शून्य हो गया। वैसे ही आप वृत्तीय गति भी करते हैं तो उसमें भी विस्थापन शून्य होता है। जैसे कि आप यहाँ से चलना शुरू किए और फिर यहीं पर पहुँच गए, तो जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए, तो इसे हम शून्य होता है। अब ऋणात्मक कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए पर आप थे और बिंदु ए से दाएं की ओर चलना शुरू किए और फिर दाएं से बिंदु ए पर आ गए और बिंदु ए से आकर फिर बाएं की ओर जाने लगे, तो आपका जो प्रारंभिक स्थिति था उसके आप पहले तो दाएं गए, फिर आ गए बाएं, तो यहाँ पर उल्टा दिशा जाने लगे, इसलिए यहाँ पर जो विस्थापन माना जाता है वह ऋणात्मक माना जाता है, मतलब उल्टा दिशा में आप जा रहे हैं। तो नोट में उसी बात को लिखा गया है कि जब वस्तु एक निश्चित दिशा में विस्थापन घनात्मक लेते हैं तो उसके विपरीत दिशा में हम ऋणात्मक लेते हैं। जब किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर हो जाए तो उसका विस्थापन शून्य होता है। जहाँ से वस्तु चलना शुरू किया और वहीं पर पहुंच गया तो उसका विस्थापन क्या होता है, तो शून्य होता है। अब स्थिति मीन्स पोजीशन क्या होता है, तो किसी वस्तु का स्थिति मूल बिंदु से मापा जाता है। किसी वस्तु का स्थिति सदिश वह सदिश होता है जो मूल बिंदु से उस वस्तु का स्थिति बतलाता है। जैसा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हैं कि आप, ये वाला होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, उदग रेखा वाई एक्सिस और क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो क्रॉस, यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर यह क्या होता है, तो मूल बिंदु होता है। और उस मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस का भी वैल्यू 0 और वाई एक्सिस का भी वैल्यू 0। अब यहीं से किसी बिंदु की दूरी को मापा जाता है कि वह कितनी दूरी पर है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, वाई बिंदु से कितनी दूरी पर है वाई एक्सिस से, उसे हम स्थिति कहते हैं। स्थिति तथा विस्थापन के बीच संबंध क्या होता है, तो माना कि एक वस्तु का या एक कण सरल रेखा पर गति में है, तो t बराबर 0 पर कण का प्रारंभिक स्थिति x 0 है। जब वस्तु विराम में होगा तो t बराबर 0, मतलब जब हम समय उसका 0 देखते हैं, यानी वस्तु गतिशील में नहीं है, तो हम टाइम 0 लेंगे और टाइम 0 लेंगे तो उस पर प्रारंभिक स्थिति भी 0 होगा, उसका विस्थापन भी 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, समय t पर कण का स्थिति x है। अब हम मान लेते हैं कि वस्तु गतिशील हो गया और समय कुछ हो गया, समय t हो गया और उसका स्थिति सदिश वेक्टर x हो गया है। हम सदिश के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है, उसे मान रहे सदिश हम एक सदिश x लिखेंगे विस्थापन, तो उसके पर हम एक वेक्टर का चिन्ह दे देंगे, ऐसे तीर का चिन्ह। अब यहाँ पर फिगर में समझिए कि यहाँ वस्तु जब गति में नहीं था, मतलब टाइम 0, t बराबर 0 पर टाइम 0 था, तो यहाँ से वस्तु जब मूल बिंदु पर था यहाँ पर, अब यहाँ से आ गया टाइम 0 बराबर टाइम बराबर 0 पर, यहाँ पर विस्थापन भी क्या है, 0 है। अब यहाँ से हम वस्तु गतिशील में आ जाती है, तो 15 सेकेंड बाद मान लीजिए कि वस्तु का स्थिति यहाँ पर आ जाता है, तो प्रारंभिक स्थिति कौन सा होगा, तो प्रारंभिक स्थिति ये हो गया t बराबर 0 पर और मूल बिंदु ये हो गया, और कुछ समय के बाद वस्तु यहाँ पर पहुँच गई। तो वस्तु का विस्थापन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वस्तु का विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतिम स्थिति वेक्टर x है और माइनस वेक्टर x 0 है प्रारंभिक स्थिति। तो इसलिए विस्थापन क्या होता है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। जैसे कि एक एग्जांपल को हम लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका
जो दूरी है टोटल 12 मीटर का है। अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मूल बिंदु से समय t बराबर 0 पर जहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया वहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, और t बराबर 0 से t बराबर 1 तक वस्तु द्वारा चली गई दूरी 4 मीटर है, और टाइम हो t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड तक वस्तु द्वारा चली गई दूरी 6 मीटर है। मतलब पहले सेकेंड में वस्तु पहले सेकेंड में कितना मीटर चल रही है, तो 4 मीटर। फिर सेकेंड में पहले सेकेंड में 4 मीटर, दूसरे सेकेंड में 6 मीटर चलती है। तो यहाँ t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति क्या है, तो t बराबर 0 पर स्थिति जो है उसका 2 मीटर है, मूल बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु है और यहाँ से t बराबर 0 पर 2 मीटर वस्तु चली गई है। अब यहाँ पर t बराबर 1 पर स्थिति क्या है, तो t बराबर 1 पर वस्तु 4×2 यहाँ पर 2 मीटर और 4 मीटर 6 मीटर मूल बिंदु से कवर कर चुकी है। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर मूल बिंदु से टाइम 0 तक, और 0 से 1 सेकेंड के बीच 4 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन 0 से 1 सेकेंड में विस्थापन 4 मीटर है। टाइम 0 से जो 1 सेकेंड के बीच विस्थापन है वह कितना है, तो 4 मीटर है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, चाल, स्पीड क्या होता है। तो समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। जो समय के सापेक्ष किसी वस्तु का दूरी किस दर से बदल रहा है उसे हम चाल कहते हैं। चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी डिवाइडेड बाई समय होता है, दूरी बटा समय। इसका मतलब क्या होता है चाल का, जैसे मान लीजिए कि आपका स्पीड हम बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड, किसी पर सेकेंड तो पॉसिबल नहीं है, पर किलोमीटर आवर है मान लीजिए। तो 20 किलोमीटर पर आवर मोटरसाइकिल का स्पीड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी को कवरेज करेगा। उसका 1 घंटा में जो कवरेज करेगा दूरी को वह 20 किलोमीटर करेगा। यानी टोटल जो दूरी में हम समय से डिवाइड करते हैं तो वह चाल निकल कर आ जाता है। या हम बोल रहे हैं कि आप कोई बस जो गाड़ी है वह 4 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, तो उसका चाल बताइए। तो चाल का मतलब हो गया कि वह प्रति घंटे, आप घंटा में कैलकुलेट करिए या सेकंड में कैलकुलेट करिए, दो ही तरीका होता है। तो मान लीजिए कि हम घंटा में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वह 100 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो दोनों को हम सेम यूनिट में लेंगे। टाइम को घंटा में लेंगे तो दूरी को भी किलोमीटर में लेंगे, और टाइम को आप सेकेंड में लीजिएगा तो दूरी को मीटर में लीजिएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है और किलोमीटर पर घंटा होता है। तो 100 किलोमीटर दूरी टोटल चला है और 4 घंटा उसको जाने में लगा है, यानी 25 चौका 100 यानी 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गाड़ी चली है। अब चाल क्या होता है, तो चाल एक अदिश राशि होता है, इसका भी कोई फिक्स नहीं होता है कि इस डायरेक्शन में ही इस स्पीड से जाना है। चाल धनात्मक होता है या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चाल हमेशा धनात्मक होता है। क्या आप गाड़ी में अपने देखते हैं कि कभी भी ऋणात्मक स्पीड दिखाता हो, नहीं, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो दूरी धनात्मक होता है तो चाल भी धनात्मक होगा, चाल में कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक को कवर करेंगे। अब जो इसके आगे वाली वीडियो में इसे हम लेसन को जारी करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।